इंडिया, पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग और संरक्षक बाल सुरक्षा नेटवर्क। अभी जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बहुत जल्द राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो हमारे विधानसभा के चुनाव हो या कुछ समय बाद होने वाले लोकसभा के चुनाव हो। तो इन विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र को तैयार करते हैं। तो हमने एक मुहिम छेड़ी है जिसमें सभी विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ जिनके लिए बात हो रही है वो सारे बच्चे हैं। तो पूरे संभाग के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। 2 दिन का मंथन चल रहा है इस कार्यशाला में और उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस कार्यशाला के माध्यम से वो मुख्य मुद्दे निकल कर आएँ जो विभिन्न राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करेंगे। क्योंकि कई बार 18 वर्ष से कम ये हमारे जो बच्चे हैं, ये कई बार वोटर ना होने के कारण इनके जो मुद्दे हैं, जिस स्थिति में आने चाहिए वो नहीं आ पाते। इसलिए एक पहल दशम के नाम से करी है, जिसमें राजस्थान बाल अधिकार साझा अभियान, यूनिसेफ और कई सारे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी साथ में जुड़े हुए हैं। और इस चर्चा के माध्यम से बच्चे विभिन्न गतिविधियों में, अलग अलग ग्रुप्स में ट्राइबल एरिया की, जनजातीय और ग्रामीण अंचल की जो समस्या हैं उनको उजागर कर रहे हैं। कल इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई सारे जनप्रतिनिधि जुड़ेंगे सभी राजनीतिक दलों के, और उनके सामने ये बच्चे मुद्दे रखेंगे कि हमारे ये प्रमुख मुद्दे हैं जो आपके घोषणा पत्र में सम्मिलित होने चाहिए। दूसरा, अगर वो माँ बनती है तो उसको सही से उसके मतलब उसके डिलीवरी के लिए उसको सही से राय दे। जैसे लेडीज डॉक्टर हो, हर सीएससी पीएससी पे लेडीज डॉक्टर हो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लेडीज डॉक्टर नहीं मिल पाती, तो उसको जानकारी अच्छे से नहीं मिल पाती, खान पान को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके बच्चे को लेकर, उस महिला को सही से जानकारी नहीं मिल पाएगी तो वो देखभाल अपनी भी नहीं कर पाएगी और बच्चे की भी नहीं कर पाएगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे खुद तेलवाड़ा गांव से हूँ मैं, और मेरे गांव की 6-7 जनसंख्या सीएससी है लेकिन लेडीज डॉक्टर नहीं। कई बार आग्रह करने के बाद भी वहाँ लेडीज डॉक्टर नियुक्त नहीं। तो हमारे यहाँ पर महीने में 1 दिन ऐसा निश्चित किया गया है, तो वहाँ पर बाहर से लेडीज डॉक्टर को बुलाते हैं और महिलाओं का उसका चेकअप होता है, उसको जाए। तो वहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी वहाँ पर लेडीज डॉक्टर नहीं है। तो ये सुनिश्चित करे सरकार की लेडीज डॉक्टर तो हो ही, तो महिलाएं क्या है कि कई गाँव में हम जाकर पति का नाम लेने में महिलाएं शर्माती है, तो वो अपनी दिल की बात, अपने प्रॉब्लम्स को जेंट्स डॉक्टर को नहीं बता। तो ये सुनिश्चित होना ही चाहिए कि लेडीज डॉक्टर तो होनी ही चाहिए। और जो पूरा पोषाहार आंगनबाड़ियों पर जो मिलता है, पोषाहार बहुत अच्छा है, यूनिसेफ की तरफ से आ रहा है, पोषाहार बहुत अच्छा, लेकिन उसकी गुणवत्ता। आप चावल के पैकेट के भी जो एक सर थे हमारे साथ बैठे वो डिस्कस कर रहे थे कि चावल के पैकेट है, चावल का पैकेट बहुत अच्छा ऊपर से उसको पैकिंग किया हुआ बहुत सुंदर दिख रहा है, अंदर अगर उसको खोल कर देखे तो दाल की जगह उसके दाल के छिलके और बिल्कुल ऐसा घटिया चावल इस्तेमाल किया जा रहा है कि ले जाती महिला जबरदस्ती को दिया भी जाता तो वो उसको खा नहीं पाती। दलिया है तो बिल्कुल लास्ट जो होगा वो उसके अंदर दलिया है। तो जो पोषाहार मिलता है आंगनबाड़ियों पर वो गुणवत्ता की जांच अच्छे से बच्चा खाएगा, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो फल फ्रूट भी खा लेंगे, सब खा लेंगे, वो अपनी महिलाओं का, अपने बच्चों का सब अच्छे से ध्यान रखते। जो गरीब लोग हैं वो उस पोषाहार को ले जाते इसीलिए कि वो खाए, तो पोषाहार खाया नहीं जाए और फिर आप उसको एक वो होता है ना कि खाना पूर्ति, जैसा बोल रहे थे कि खाना पूर्ति किसी चीज की वो खाना पूर्ति हो रही है, वो पोषाहार जो जहाँ जो जाना चाहिए, जो उस पोषाहार का उपयोग होना चाहिए वो उपयोग तो हो ही नहीं। तो ये चीजें सुनिश्चित करनी बहुत जरूरी है कि पोषण जब भी सुधरेगा कि उसका अपने गुणवत्ता वो चीजें उपलब्ध हो, वो नहीं है तो कोई मतलब नहीं उस चीज। तो ये पोषण में सबसे मेन चीज जो शुरुआत है उस चीज को सुधारने की जरूरत है। एक मतलब आंगनवाड़ी सेक्टरों पर, प्रत्येक आंगनवाड़ी सेक्टरों पर पोषण स्वराज अभियान चालू किया जाए और उसमें बच्चों की स्कैनिंग करके बच्चों के जो कुपोषण है उसको लेकर अपन जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा कोई माताएं होती है तो बच्चे में ध्यान नहीं देती है, तो अपन अगर आंगनवाड़ी में पोषण स्वराज अभियान चालू करेंगे उसके अंदर ही उन बच्चों का वजन, हाइट, वेट, वजन ये सारा उनका चेकअप होगा, तो उसमें अपन को और जानकारी मिल सकेगी कि कुपोषित बच्चा कौन है और अति कुपोषित बच्चा कौन है। और अगर अति कुपोषित बच्चा निकलता है तो अपन उसको स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाके उसको बच्चे का स्वास्थ्य को लेकर अपन और उसके लिए काम कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आंगनवाड़ी सेक्टरों पर पोषण स्वराज अभियान चालू किया जाए तो ये बच्चों का स्वास्थ्य को लेकर
अगर ठीक रहेगा, इसलिए हमने, ये मेरी राय है, मैंने सर इनके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि जो बच्चे कुपोषित, अति कुपोषित जो बच्चे आ रहे हैं, उनको हम एमटीसी, मतलब जो भी एमटीसी रेफर करते हैं, तो एमटीसी पर पहले क्या था, महिला जाती थी और पहले पैसे का प्रावधान नहीं था, अभी पैसे का प्रावधान हुआ, उस महिला को वो जा रही है 5 साल की लेडी, उसको 200 ढाई सौ वो भी ठीक है, लेकिन माँ है, माँ बच्चे को लेकर गई, अकेली माँ है, बच्चा है, लेकिन अगर उसको जांचें करानी है तो माँ ही उस बच्चे को लेके दौड़ेगी, कहीं उसको जाना, तो एक ऐसी महिला की नियुक्ति भी माँ एमटीसी केंद्र पर हो, तो वो महिला, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी से ही महिलाएं एमटीसी जाती ज्यादातर, उनको किसी चीज का नॉलेज नहीं होता है, वो पूरा दिन उस हॉस्पिटल में चक्कर काटे। डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में पहुंचे। ये निकल कर आया था कि पहले जो बच्चे एमटीसी में रेफर हो रहे थे या जो कुपोषित बच्चे थे, वो ब्लॉक में उनको सारी सुविधा मिल जाती थी। अब वो ब्लॉक से सुविधा हटा के जिला मुख्यालय पर कर दिया। उस चक्कर में जो ट्राइबल है, विशेष रूप से वो उदयपुर आना पसंद नहीं करते, हमारा खून निकाल लेंगे, हमारा वो निकाल लेंगे। तो उस चक्कर में जो पहले बच्चे आते थे ब्लॉक पर, उन्होंने बनाना भी छोड़ दिया। तो क्या ये बात सही है कि ब्लॉक लेवल पर जैसे पहली सुविधाएं थी वो ठीक थी, ब्लॉक पर ऐसी व्यवस्था या वार्ड की स्थापना होनी चाहिए, जिला स्तर पर आ रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, जो आपने इसमें बताया था 2.5 किलो का एक वेट स्पेसिफिक आपने दिया, तो हम लोग ऐसे सूचक सोच रहे हैं कि कुछ की सरकार घोषणा करे अपने इसमें, जैसे लोग कहते हैं अलग अलग निर्मल पंचायत, ये पंचायत, उस तरीके से ऐसे इंडिकेटर्स बने कि जो बच्चे जन्म लेंगे, मिनिमम इन इंडिकेटर्स को राजस्थान सरकार पूरा करेगी या करवाने की प्रयास करेगी, ऐसा कुछ। जैसे आंगनबाड़ी सेक्टर पर क्या शौचालय नहीं होते, तो घर पे भी अगर शौचालय भी हो और हाथ धोने घर में भी हो, सर आप 2500 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। मेरे गांव का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि किसी भी प्रकार से अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। अगर वो किसी रूप से, शारीरिक रूप से एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में जन्म लेता है, तो कैसे उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के लिए किस तरह की सारी व्यवस्थाएं हो सकें, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी भी जो हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं, वो सारा मैनिफेस्टो राज्य सरकार के लिए बना रहे हैं, और हमारा सोच भी हम, मैं क्या कह सकता हूँ उसमें, सम्राट किस्म का सोच है, मतलब एक एलिट किस्म का सोच है, एलिट तरीके से सोच रहे हैं कि ये लोग हैं जिनकी ये समस्या है, उन समस्याओं को हमको हल करना है। समस्या जो बड़ी आ रही है, जैसे किसी ने कहा था एसएमसी के मेंबर्स को पता नहीं है। 2005 में मैं, मेरे कहना तो नहीं चाहिए पर फिर भी मैं बताता हूँ कि बहुत कम करा के मैंने हर गांव में विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी बनाई 2005 में। मेरे को अभी भी याद है, एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंचायत की राज कहने लगी कि नहीं, ये गाँव में नहीं हो सकती, पंचायत स्तर पर बनेगी। मैंने कहा कि मैं इस सबका संयोजक हूँ, हमने तय कर लिया कि गांव के रेवेन्यू विलेज, राजस्व गांव के स्तर पे बनेगी, और राजस्व गांव के स्तर पे बनेगी, और उसके लिए 10,000 रुपए का प्रावधान भी होगा। पहली बार पूरे भारत में ये पहली बार ऐसा हुआ कि 10,000 रुपए के प्रावधान के साथ राजस्व गांव के स्तर पे कोई समिति बनाई, पहली बार, कभी नहीं हुआ। और ये भी कहा गया कि 10,000 रुपए का जो ये प्रति वर्ष का राशि नहीं है, अगर एक वर्ष में अगर 10,000 रुपया पहले खर्च किया जाएगा तो और वो उसको मांग सकते। पर आज स्थिति ये है कि 2023 आ गया, वो अभी भी 10,000 का 10,000 ही है, जबकि जो समय 10,000 की जो वैल्यू थी और आज 10,000 की वैल्यू है, कितना अंतर आ गया, कितना सामान आप 10,000। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि आज वो 10,000 रुपए भी पूरे किसी समिति को मिलते नहीं है, जब तक आप आरटीआई लगा के पूछो नहीं कि आपने इतने गाँव में को कितना पैसा दिया, जिस दिन आरटीआई लगी उसके दूसरे दिन फंड ट्रांसफर होता है, उससे पहले फंड भी ट्रांसफर नहीं होता, और कितनी जगह पे आप आरटीआई लगा सकते हो और कितनी जगह कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है, और फिर उसमें जो सदस्य हैं, जो गैर राजकीय सदस्य, उनको तो आता पता भी नहीं है कि वो किसके सदस्य। ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि जो योजनाओं का निर्माण होता है वो सारे का सारा एक केंद्र दिल्ली में होता है, दिल्ली से काट के वो जयपुर में आ जाता है, जयपुर से फिर वो चल के जिला स्तर पे आता है, जिला से और नीचे जाता है। तो यहाँ केवल समस्या ये है कि जिन लोगों ने दिमाग लगा के ये सोचा कि इससे ये परिवर्तन आएगा,
वो परिवर्तन जो आएगा उसकी जो भावना है वो भावना तो जब तक राज्य स्तर तक आता है तब तक ही वो परिवर्तन की भावना खत्म हो जाए। पता ही नहीं है कि ये परिवर्तन लाना है इससे, तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो किसी भी योजना का हम देखते हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, कोई असर नहीं आता है। जो कुछ असर आता है वो एक स्वाभाविक रूप से आता है। जैसे सब लोग कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, कर रहा है, तो सारी दुनिया ही तरक्की कर रही है। प्रश्न यह है कि अगर सारी दुनिया तरक्की कर रही है उसके साथ हम भी तरक्की कर रहे हैं, तो हम क्या उस तरक्की में लीडर का रोल लेके कर रहे हैं या हम घसीटे जा रहे हैं? क्योंकि और भी तरक्की कर रहे हैं तो आप भी घसीट रहे हैं। जैसे आपकी आमदनी पहले मान लीजिए 40,000 रुपये महीने है और आपके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति है उसको आप 5,000 रुपये दे देते हैं। अब आपकी आमदनी अगर 1,00,000 रुपया होगी तो आप उससे पहले 5,000 रुपये देते तो उसको 7,000 रुपये देते, 8,000 रुपये देते, तो बढ़ जाएगी ना आमदनी। तो वो ही दिख रहा है, हम घसीटे जा रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि हम कैसे हमारे मैनिफेस्टो में ये डालें कि ये सारी चीजों का कैसे विकेंद्रीकरण हो, और विकेंद्रीकरण इस भावना से हो कि हमको ये सारी योजनाएं चलानी है और इसका इम्पैक्ट दे, असर दे, इससे कितना बदलाव आया, कितना परिवर्तन आया। जैसे उन्होंने बात की थी NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण सर्वे, उनकी बात यह है कि भारत सरकार अब चल रहा होकर आ रही है, पर उसमें से वो सारी चीजों का सर्वेक्षण बंद करवा रही है, जिससे ये दिखे कि भारत की स्थिति बहुत खराब है। जैसे कुपोषण के बारे में वो बहुत ज़्यादा सर्वे नहीं करवा रहे हैं, एनीमिया के बारे में बहुत सर्वे नहीं करा रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में सर्वे इसीलिए नहीं करा रहे जिससे कि वो भारत की स्थिति खराब नहीं दिखे, वो अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हीं का सर्वे करा रहे। तो ये सब चीज़ें ठीक है, भारत के स्तर पे हो, राज्य के स्तर पे हो, ठीक है। मुख्य बात यह है कि हम हमारे ग्रामीण इलाके में, मतलब हमारा जो गाँव है उसको बाल श्रम मुक्त कैसे करें, इसमें परिवार में बच्चों को बोलने की नहीं, बच्चा अगर कोई भी राय कोई भी कुछ कहता है तो उसको दिया जाता है कि बच्चा है तो क्या समझता है, क्योंकि हम समझते हैं, हम पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम अपने परिवार से ही उसको लागू किया जाना चाहिए कि बच्चा बोलता है तो उसको मतलब रोके दबाए नहीं, उसको प्रोत्साहित किया जाए कि हाँ बोल, क्या बोल रहे हो आप, ठीक है बोलो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें परिवार से ही उसको लागू करना पड़ेगा। तो इसमें यह है कि सुविधा माता पिता को जागरूक किया जाए कि बच्चे को बोलने दें, बच्चे को रोके नहीं, क्योंकि बच्चा भी ये नहीं कि वो बच्चा ही है, वो समझता नहीं, वो भी अच्छी राय दे सकता है। विद्यालय में कक्षा में उसको बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है, टीचर बोल देता है उसको, अगर उसको कुछ बोल रहा है तो टीचर उसको रोक देता है कि नहीं बेटा। SMC, SMC, SMC और जितने भी ये केवल नाम मात्र के हैं स्कूल में, बच्चे को मालूम नहीं है कि हम किस कमेटी में सदस्य हैं। इनकी कमेटी की मीटिंग भी जहाँ टीचर अगर सक्रिय है तो उस स्कूल में मीटिंग होती है, उस स्कूल में बच्चों को मालूम है कि हम किस मेंबर कौन सी कमेटी के मेंबर, ठीक है। तो इसकी बच्चों की भागीदारी का साधन है, परंतु सक्रिय भागीदारी नहीं है, ये सक्रिय भागीदारी बच्चों से ली जाए। ग्राम सभा, वार्ड सभा और स्थानीय जो भी समितियाँ हैं, अभी चर्चा हुई इसमें कि स्वास्थ्य समिति है, ठीक है, ग्राम सभा होती है, वार्ड सभा होती है, वहाँ की क्या समस्या है, वहाँ की क्या समस्या है, उसके ऊपर बच्चों से कभी कोई पूछा नहीं जाता है, ठीक है, कि आपके ग्राम में क्या समस्या है, तो बच्चों की भागीदारी लेनी चाहिए। दूसरा है कि बच्चों को जब वो 18 साल का हो जाए तो उसको वोटर ID बनवाने के लिए, वोट देने के लिए कहा जाता है कि आप वोटर ID बनवा दें, कि आप 18 साल के हो गए। तो 18 साल से पहले उसको ये बताना चाहिए कि ये वोटर ID वोट क्यों डालना जरूरी है, लोकतंत्र का महत्व क्या है, ठीक है।
उसको विस्तार से बच्चों को इस तरह का पाठ्यक्रम में लागू किया जाए और उसको बोर्ड के बारे में, बोर्ड के महत्व के बारे में, उसके बोर्ड का क्या महत्व है उसको बताया जाए, जागरूक किया जाए। इसी तरह के जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे जो भी उपलब्ध विभिन्न मंचों पर बच्चों की भागीदारी उपलब्ध होगा उसे बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और अगर इसमें कोई चूक गया तो मेरे ग्रुप के मेंबर्स अच्छा, इसमें ये था कि जब अपन बच्चों की भागीदारी, राइट ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो बात अपने घर से ही शुरू होती है। तो घर पे जब हम बच्चों को बोलने का मौका नहीं देते हैं तो आगे जाके स्कूल में भी नहीं बोलते हैं। तो घर पे अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, वो अपनी बात कहना चाहता है तो देखा ही जाता है कि उसको टोका जाता है। खासतौर पे लड़कियों को टोका जाता है कि भाई आप अपनी बात मत बताओ, चुप रहो। और ये बात फिर आगे जाके स्कूल्स में चलती है और स्कूल में अगर उनके साथ व्यवहार होता है तो कई बार शिक्षक भी मना करते हैं कि इसको आगे नहीं ले जाना, टीचर्स मना करते हैं, तो बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं। तो जो मंच गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं या जो उपलब्ध मंच हैं, वहाँ बच्चे अपनी बात इसलिए नहीं कह पाते कि तब तक आते आते उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो प्रावधान तो है कि आपके यहाँ राजू मंच भी है, गार्गी मंच है, मीना मंच है, बाल संरक्षण समितियां हैं थोड़ी बहुत, और उसके अलावा बाल संसद भी है। लेकिन वहाँ पे बच्चे अगर बैठे हैं तो अपनी बात कहते ही नहीं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, उनके अनुभव ऐसे रहे। तो आप देखिए एसएमसी में भी 2 बच्चों का प्रावधान है कि 2 बच्चे बैठेंगे, लेकिन किसी भी एसएमसी में मैंने बच्चों को बोलते हुए नहीं देखा। या तो अभिभावक भी बहुत मुश्किल से बोलते हैं और टीचर्स ही बोलते हैं। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा पेरेंटिंग पे काम हो और बच्चों का ये पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, जहाँ वो अपनी बात रख सकें, खुल के रख सकें, उसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे। ये हमने थोड़ी चर्चा की थी। और वो हर लेवल पे, परिवार से शुरू होकर आपने बताया कि भाई परिवार के बाद स्कूल, फिर पंचायत, पंचायत के बाद में पंचायत समिति, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे जो भी प्लेटफॉर्म बने उनका एक बार आकलन होना चाहिए कि कहाँ कहाँ बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं और उसके लिए उनको स्कोप दिया जाना चाहिए कि उनको बोलने का अवसर। हमारे बच्चों की पॉपुलेशन को जब मार्केट के लेकर 14 to 18 बड़ी पॉपुलेशन, ये सबसे ज्यादा क्राइम डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, क्राइम डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। और ये सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड चाइल्ड लेबर सबसे ज्यादा ये है। इस पॉपुलेशन को हमने अभी तक वोटर राइट की बात नहीं की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 to 14 की बात कर रहा है पढ़ाई शिक्षा को लेकर के। 6 to 14 तक बच्चा एजुकेट प्राइमरी एजुकेशन उसके तो वो शिक्षित हो जाए, मान रहे उसको प्राइमरी स्तर पे। लेकिन हम अभी तक पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं और पार्टिसिपेशन बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी। पर डेमोक्रेसी में बात तो साफ जा रहा है कि 14 to 18 के बच्चे को वोटर राइट दिया जाए, प्रॉक्सी राइट दिया जाए, वो अपनी बात को कहीं कहने की स्थिति में उनको कहीं अधिकार दिया। तो ये भी कहीं मेरे को मैं बता रहा था कि जो G20 समिट चल रहा है, G20 समिट में मोदी साहब ने 2051 से लेकर 1951 से लेकर के वोटर राइट को वोट के बारे में बातचीत करी। कहीं जो बातचीत नहीं आई कि वो जो 14 to 18 वाला जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप को किसी तरह का कोई राइट देगा क्या वो अपनी बात को बात करें। तो 14 to 18 के एज ग्रुप की पार्टिसिपेशन की बात करें, उस पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी को उसका पार्टिसिपेशन बढ़े, क्या हम उसको वोटर राइट को लेकर के बात कर सकते हैं? क्या वोटर राइट बच्चे को मिलना चाहिए? वोटर राइट नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, सुन कौन रहा है, सुनने का प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो सरकार ऐसा कोई जगह बनाए जहाँ उनको सुनने की ये हो। जैसे कि इससे पहले अगर आप पढ़िएगा राजीव गांधी पॉलिसी, उसमें साफ लिखा हुआ था कि अगर कोई भी यूथ है किसी गांव में तो उनके पास राइट है, उनके पास स्ट्रक्चर है कि वो गवर्नमेंट में जितने भी प्रोग्राम है उसको वो ऑडिट कर सकते हैं और सरकार को बता सकते हैं। तो इस लेवल की पार्टिसिपेशन की बात की थी कि आप मेरे प्रोग्राम्स को देखिए, आप मेरे प्रोग्राम्स के बारे में मुझे बताइए। तो क्या इस तरह की चीजों की भी हम डिमांड कर सकते हैं? तो बच्चे स्कूल के बारे में तो कब से बता सकते हैं सरकार को, और सरकार सुने तो कहीं। जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं सरकार को बता सकता हूँ कि नहीं, और सरकार में कोई सुन रहा है कि नहीं।
तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हमें देखने की जरूरत है। एक सुनने की तंत्र जब तक हम नहीं क्रिएट करेंगे तब तक बोलने से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक चीज और मुझे लग रहा था कि फैमिली वाला आपको क्या नजर है, उसमें एक चीज हम लोग को सोचने की बात है कि पहले फैमिली का बोलने की बात आएगी या पहले स्कूल में बोलने की बात आएगी, क्योंकि हो सकता है स्कूल में बोल कर भी वो फैमिली में बोलता है, तो क्योंकि फैमिली में उतनी ज्यादा हमारी रीच नहीं होगी। अगर हम स्कूल लेवल पे इंटरवेंशन को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो मुझे लगता है कि वहां से भी ज्यादा नहीं सर, पेरेंट्स के साथ तो काम हो रहा है, पेरेंट्स के साथ तो हो रहा है, पेरेंट्स के साथ पेरेंटिंग के ऊपर हो रहा है। तो बोलने की शुरुआत तो घर से ही होती है और फिर वो वहां से स्कूल तक जाती है, तो पेरेंटिंग के ऊपर काम करना थोड़ा जरूरी है। पेरेंटिंग तो ठीक है, अलग पिछला हमने जैसा परिवार के अंदर अपना वोटर आई पहले 21 ईयर्स तक और 21 ईयर्स को हमने घटा करके 18 किया। अब सोचिए हम डेवलपमेंट की बात करें, चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इसको 18 को घटा करके 14 पे आने की लाने की बात करें और 14 पे लाके जब कोई बच्चे को देखें तो देखिए तो पूरा डेवलपमेंट का सिस्टम प्रोसेस को उसकी भागीदारी देने की वोटर क्या है। तो एक वो बेसिक रीजन है इग्नोरेंस का, बच्चों के राइट्स इंश्योर नहीं होने का। मुझे लगता है मेरे को जहाँ तक समझ में आया, तो मैं ये कहूँगा कि जब हमने ग्राम सभा को 73rd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया और वहाँ पे हमने वुमेन पार्टिसिपेशन और मैन पार्टिसिपेशन दोनों को अलग अलग इंश्योर कर दिया कि 50-50 कितना परसेंटेज में SC ST होना चाहिए, हम क्यों नहीं जो मुझे ये बात कह रहे हैं कि जो हमारा 14 से 18 वाला यूथ है उसका पार्टिसिपेशन भी वहाँ ले आए, कि वो अपनी बात ग्राम सभा में रख के, और जब तक ग्राम सभा की पूरी ना हो, जब तक वो गणना यूथ का पार्टिसिपेशन उसमें ना हो, हम क्या है कि 5% यूथ हमारा 14 से 18 वाला उस ग्राम सभा में होगा, ताकि जब वो 18 साल का हो उसकी नर्सरी तो ग्राम सभा से शुरू हो, कि मुझे लोकतंत्र को समझना तो शुरू करे वो वार्ड सभा और ग्राम सभा को, जब 18 का हो तो वो पार्टिसिपेट कर पाए। तो मुझे लगता है कि हमें शायद, अगर आपको लगता है तो हम क्यों नहीं वहां से जो हमारी संवैधानिक मूल इकाई है ग्राम सभा, वहां से यूथ का पार्टिसिपेशन का इंश्योरेंस लेना भी इस मैनिफेस्टो में लेके आए कि अब ग्राम सभा की गणपूर्ति तभी कहलाएगी जब हमें युवाओं का भी, और वो भी श्रेणीवार, SC का युवा, ST का युवा और जनरल का यूथ इतना परसेंटेज हमारी ग्राम सभा में उपस्थित हो रहेगा, तभी वो ग्राम सभा पूरी कहलाएगी। ये मैं ऐड करना चाहूँगा। एक चीज मैं खाली ऐड करना चाहूँगा कि पंचायत लेवल पे भारत सरकार की ओर से पहले ही गाइडलाइंस आ चुकी है कि चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत बनाने के लिए, ये राजस्थान में नहीं है, तो ये तो खुद ब खुद मुझे लगता है कि मिलता है जो कि जाना चाहिए, उसमें गाइडलाइंस और उसमें सारा कुछ करने की जरूरत है। दूसरी बात, जहाँ तक आप कह रहे हैं 14 साल एज कर देगी, मुझे लगता है कि उस पर थोड़ी और मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि लीगली भी और मतलब कि मेंटली भी एक बच्चा उतना मेच्योर नहीं होता है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके, उसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न कर सकता है। पहले ये कंप्लीट है ना बच्चा, तो उसका तो लाइफ की तो बात करते हैं तो परिपक्व नहीं मानेंगे, वो ज्यादा संभावना यही है, परिपक्व नहीं मानेंगे बहुत सारी चीजें प्रभावित होगी, फिर वो सोचना पड़ेगा। कि 14 से 18 तक के लिए जो बात कर रहे हैं कि अधिकांश जो बच्चे होते हैं 11th 12th और यानी कि विद्यालय में होते हैं, तो महीने में एक दिन सरकारी चाहे कोई बॉडीज के द्वारा या हमारी समिति के द्वारा महीने में एक दिन ऐसा हो जिस दिन लोकतंत्र में बच्चों की भागीदारी के विषय में बच्चों को जो है जागरूकता दी जाए और विशेष रूप से बच्चों की जो बातें हैं उनको भी सुना जाए, ये ऐसा होना चाहिए। उनका जो पार्टिसिपेटिंग अगर वोट की बात करें तो वो 18 के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि 18 के बाद ही जनरल इलेक्शन होता है। बहुत सारी बातें आई प्लेटफॉर्म्स की भी, भागीदारी को लेकर भी, हर स्तर पे बच्चों को भागीदारी का मौका मिले। मैं बस एक जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ जो अभी राज्य की प्राथमिकता में है, कल बात हुई है, जो सर भी कह रहे थे कि हम लोग किस तरीके से उस ढांचे को नीचे तक ले जाके मजबूत कर सकते हैं, तो शायद करना पड़ेगा। अभी दो काम समानांतर इम्पैक्ट मतलब प्रभावी काम, परिवर्तन आना चाहिए, जो परिवर्तन जैसे आप कह रहे हैं 14 से 18, 18 से 14 पर आपने
आपने क्या सोच के सोचा कि इससे क्या परिवर्तन आएगा अल्टीमेटली, वो जब तक आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि देखिए जो समस्या है वो समस्या ये है कि हम कंसेप्चुलाइज नहीं कर पाते। जो एक एबिलिटी टू कंसेप्चुलाइज नहीं होनी चाहिए, वो कंसेप्चुलाइज की वजह अल्टीमेटली हम जैसे पालना शुरू करेंगे या पूजा पंचम या बच्चों को पढ़ाने का, जैसे आपने कह दिया कि स्कूलों में ये सारे काम होने चाहिए, पर आधे बच्चे तो स्कूल जा ही नहीं रहे, उनका बच्चों का क्या होगा, कैसे उन बच्चों को लाइए। तो ये जो इम्पैक्ट वाली बात है, मतलब हम कैसे जवाबदेही इस बात पे तय करेंगे, हर एक जो भी धार्मिक है उनकी और जो भी राजनेता है उनकी, कि वो जो भी काम हो उसका असर आना चाहिए। अगर उसका असर नहीं आया, जो जिस लक्ष्य के लिए उसको आपने प्रारंभ किया है, जब तक वो लक्ष्य नहीं आया तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। और वो लक्ष्य फिर आपने अगर नहीं आया तो आपने इस तरह के लक्ष्य निर्धारित किया क्यों? महत्वपूर्ण बात यह है कि या तो आपकी सोच में, एबिलिटी में, आपकी योग्यता सामर्थ्य में ही कमी है कि आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया, आपने उस लक्ष्य के लिए काफी पैसा लगा दिया, हमारी सबकी जेब का, हम जो मेहनत कर रहे हैं हम सबकी जेब का उस पर पैसा लगा दिया आपने, और उस पैसा लगाने के बाद वो लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं हुआ तो आप जिम्मेदार, आपको जिम्मेदारी इसी बात की, आपको चयन ही इसी बात के लिए किया है, आपको निर्वाचित ही इसी बात के लिए किया है। अगर आपको निर्वाचित इसी बात के लिए किया है, चयनित इसी बात के लिए किया गया है, आप हमारी मेहनत का पैसा आपके लिए, आपके नियंत्रण में इसलिए दिया है जिससे कि आप योजनाएं बना के और उससे लक्ष्य प्राप्त करें। अगर कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो फिर वो योजना से अर्थ क्या है और कौन जिम्मेदार है? आपने तो हमारा पैसा वेस्ट कर दिया ना, सारे का सारा वेस्ट ही किया ना उन्होंने, सारा का सारा पैसा वेस्ट कर दिया। वो जो सारा का सारा पैसा वेस्ट कर दिया, वो भावना हमको लानी पड़ेगी, तभी थैंक यू सर। दो प्रक्रियाएं अभी समानांतर चल रही है, खासकर ग्रामीण विकास पंचायती राज जो हमारे लिए शायद जानकारी काम की हो सकती है। एक तो आरजीएस एक पूरा कैंपेन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पेशा क्षेत्रों में भी नॉन पेशा क्षेत्रों। दूसरा एक शब्द आप सुनते होंगे बार बार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके लिए भारत ने भी प्रतिबद्धता जताई है और हम उसके स्थानीयकरण के भी प्रयास करें। तो स्थानीयकरण के प्रयास में उन्होंने 17 जो गोल है उसको 9 संकल्पों में सरकार ने बांटा है। 9 संकल्प में से 2 बहुत महत्वपूर्ण है, एक बाल हितैषी पंचायत की स्थापना, एक महिला हितैषी पंचायत की स्थापना। तो सारा जो नियोजन का और चिंतन का स्तर है, इसको अवधारणात्मक रूप से सबसे निचली इकाई तक ले जाने की अभी बात है कि कैसे जब ग्राम पंचायत अपने रिसोर्सेज को बच्चों की हितैषी ग्राम पंचायत बनाने के लिए जब उनका नियोजन करती है तो कैसे हम उसको देख सकते हैं। उसके लिए इंडिकेटर्स भी हैं, उसके लिए अलग अलग किस्म की प्रक्रियाएं हैं। उसी में जो सर कह रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बात है कि जो उसका लोगो है कि ग्लोबल कोई भी पीछे ना छूटे। तो कैसे हम पीछे छूट गए लोगों तक योजनाओं के प्रभाव का आकलन करें। चुनौती यह है कि चेकलिस्ट नहीं है, मॉनिटरिंग की कैपेसिटीज बहुत कम है, नीचे नियोजन की क्षमताओं की अपनी दिक्कतें, जहाँ पे एक पूरा क्षेत्र है जिसमें संस्थाओं को शायद काम करने की जरूरत होगी। दूसरा जो पूरा पैसा है जो 15 फाइनेंस कमीशन सरकार पंचायत का, वो लगभग 90% सीधे पंचायतों को जा रहा है। तो बहुत से जो काम बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए पंचायत स्तर पे तय है, तो वहाँ पे एक जगह है। और सरकार ने जो हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे भागीदारी के, अब जो ग्राम पंचायत वार्षिक नियोजन है उसमें 2 जो सभाएं हैं, खासकर बाल सभा और महिला सभा, इसको जोड़ दिया है। जो अभी गुप्ता जी कह रहे थे, बिना इसके कोई भी नियोजन पूर्ण नहीं माना जाएगा। बहरहाल दिक्कत वही मूलभूत है जो अभी बात हुई कि हम वापस वहीं पे आ जाते हैं बहुत मूलभूत बातों तक कि लोग हैं उन्हें पता नहीं वो सदस्य हैं, लोग हैं उन्हें पता नहीं उनकी भूमिका क्या है। तो ये एक क्षेत्र जरूर है संस्थाओं के लिए काम करने का, जो शायद आने वाले समय में हम सबके लिए एक चुनौती हो, क्योंकि सारा प्लानिंग, सारा नियोजन और क्रियान्वयन और रिसोर्सेज
आप तो पूरे तरीके से पंचायत स्तर पे जा सकते एक्चुअली मैं आपसे ये सर कह रहे थे उसके पहले मैं यही बात बोलने वाला था, हम लोगों को थोड़ा सा ये भी सोचना होगा, जो साथी विशेष रूप से पिछले 5 साल पहले साथ में थे, कि मैनिफेस्टो में किस तरह से बिल्कुल जाएंगे और क्या चीज़ें ऐसी हैं कि उनको टेकअप किया जा सकता है सीधे से ना। अब ये कहने वाली बात, हम लोग परिवार बैठे हैं इसलिए बात कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर वहाँ पर उन पर चिंतन मनन करके उन चीज़ों को एड ऑन करके और पूरा एक बुकलेट अपने ऊपर छाप दे, शायद वो संभव नहीं होगा। तो हम लोगों को विशेष रूप से जो इस कक्ष में बैठे हुए वो सारे विशेषज्ञ हैं, जो हम लोग आज के कल की इन सारी चर्चाओं के बिंदुओं को समझ के हमें ये भी समझना पड़ेगा प्रैक्टिकल फॉर्म में, और उसको कैसे लाएं कि जो बात समझ में आने के साथ साथ उसको हम सटीक रूप से मैनिफेस्टो में जुड़ा पाए। पिछली बार जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पूरा मैं कह रहा था मेरे टेबल पर 5 संरक्षण का पूरा पेज है, पहले 5 संरक्षण शब्द लिखना नहीं जाता था, पहले एजुकेशन, निर्माण और रोजगार, कितनी नौकरियां देंगे ऐसी बात होती, 5 संरक्षण का अलग से कॉलम इंट्रोड्यूस हुआ, उसके पीछे एक अलग पूरी एक्सरसाइज हुई जिससे वो सारी चीजें हो पाई। कभी अगेन मैं चीजें ये निवेदन कर रहा हूँ सभी से कि हम लोगों को इन नियमों को वैसे भी मोल्ड करके सोचना पड़ेगा कि इसको डालें किस तरीके से। जैसे पार्टिसिपेशन में अंकुर सर ने बहुत अच्छे से उठाई कि हम लोग सुनेगा कौन बेसिकली, तो पार्टिसिपेशन राइट में क्या कोई ऐसी बातें अपन कर सकते हैं कि जो सीधी एकदम से समझ में आए और उनको ऐसा लगे कि यार ये एक अच्छा एजेंडा हो सकता है, इससे हमारा प्रचार प्रसार भी होगा और इससे बच्चों से जुड़ पाएंगे। और लोकतंत्र में बच्चों की भागीदारी एवं किशोरियों की भागीदारी को लेकर आस्था संस्थान में आज 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें बच्चे अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। क्या कुछ सीखा है बच्चों ने, क्या कुछ समस्याएं हैं, आप बताओ, आपका नाम बताओ, क्या नाम है मेरा तुम्हारा? नाम देव कुमारी भीले, मैं चित्तौड़गढ़ जिले से हूँ। तहसील बदेसर, संस्था का नाम प्रतिरोध संस्था। हाँ, और कितनी शिक्षा कितनी पढ़ाई कर रहे हो तुम? 12th हो गई मेरी। 12th हो गई है। तो आज ये कार्यशाला में तुमने भाग लिया है, क्या क्या मुद्दों पे बात हुई, क्या क्या तुम्हें लगे कि ये समस्या है? शिक्षा पे हाँ। कि लोग स्कूल में मतलब पुस्तकालयों को लेकर और तुम जा जाओगे प्ले ग्राउंड को आगे आ जाओ। लेकर और टीचर मतलब कौन सी भी विषय के टीचर नहीं होना। और ठीक, तो ये भी एक समस्या है कि स्कूल में टीचर नहीं है, सब्जेक्ट पूरे होते तो टीचर नहीं मिलते, वो भी एक समस्या। और क्या समस्या है? क्या स्कूल हमारे अनुकूल है? स्कूल बच्चों के लायक है? स्कूल अगर स्कूल नहीं होगा तो शिक्षा मतलब मिल नहीं पाएगी। स्कूल कैसा होना चाहिए, क्या तुमने सोचा? सुरक्षित और ज्ञानदायी। हाँ, तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पूजा मीणा है और मैं चित्तौड़गढ़ जिले से आई हूँ। हाँ, क्या सीखा आज? मैं कितनी पढ़ाई करते हो पहले बताओ? 11th में पढ़ती 11th 11वीं में पढ़ते हो। क्या सब्जेक्ट है तुम्हारा? हूँ। आर्ट्स। आर्ट्स है। क्या सीखा? हमने बच्चों की सुरक्षा पे सिखा कैसे सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है या सुविधाएं ज़्यादा जरूरी है? सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है। दोनों ही विषय होता ना। सुरक्षा है और गाड़ी नहीं है तो दोनों ही चाहिए ना। जरूरी है। सुरक्षा कैसी चाहिए और सुविधाएं कैसी चाहिए? हमारा स्कूल कैसा हो, रोड कैसा हो, गांव के लोगों का व्यवहार कैसा हो, पुलिस कैसी हो, प्रशासनिक अधिकारी कैसे हो, कुछ समझ में आया ना? हाँ, तुम्हारा नाम बताओ। मेरा नाम कांता है और हम चित्तौड़ से आए हम्म, प्रतिरोध संस्था से। हाँ, हमने आज सहभागीदारी पर सीखा है। सहभागीदारी में जैसे कि हमारी सुनवाई नहीं करते बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारी सुनवाई नहीं करते उसकी शिकायत करनी चाहिए और जो हमारे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करनी चाहिए। तुम बताओ, नाम क्या है? नाम क्या तुम्हारा? रेशमा मीणा। रेशमा मीणा। क्या, अच्छा, तुम्हारी कितनी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th। 7th में पढ़ते हो। अच्छा अच्छा। तुम जब स्कूल में खेलते हो, है ना, अपने स्कूल में खेलते हो, तो क्या क्या कमियां तुम्हें वहाँ नज़र आती है कि ये कमी मेरे स्कूल में है? प्ले ग्राउंड नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है गांव कैसा होना चाहिए, रोड कैसे होने चाहिए, साफ सफाई कैसी होनी चाहिए, कैसा लगता है तुम्हें? सफाई अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और तुम्हारी उसमें भागीदारी होनी चाहिए क्या? क्या मैं भी उस गांव की रहने वाली हूँ, क्या मेरी भागीदारी उसमें होनी चाहिए? हाँ, तो कुछ बड़े लीडर भी हमारे साथ में हैं। तुम्हारा नाम क्या है? भावना गमित। कहाँ से आए हो तुम? गोगुंदा से आए हो। तो क्या सीखा है और क्या किन मुद्दों पे बात हुई है? अभी हमें तो शिक्षा वाला मुद्दा मिला। शिक्षा क्यों जरूरी है मतलब कितनी पढ़ाई कर रहे हो तुम? 10वीं क्लास। 10वीं क्लास पढ़ रहे हो।
समस्या क्या है, पहले घर की समस्या बताओ, आसपास में क्या समस्या तुम देखते हो? समस्या मेरी मेरी बड़ी दीदी है न, हाँ वो भी सेकेंड ईयर में है। तो मतलब समाज वाले बोलते हैं कि शादी करवा दो, तो हाँ अब नहीं पढ़ाना यूँ। हाँ। मेरे पापा की डेथ हो गई, मतलब मैं छोटी थी और मेरा भाई पेट में था तभी। हम्म, वो फिर क्या हुआ? तो भी मेरे अंकल है ना, मेरे हाँ जादूगर, उनकी मतलब सोच बहुत बड़ी है। वो हम्म, बोलते नहीं, दूसरों का नहीं सुनना, अपने परिवार का सुनना। आप सही रास्ते पे चलोगे तो हम भी मतलब सही रास्ता ही दिखाएंगे। क्या बनना चाहते हो तुम? मैं मैं तो पुलिस में, बस पुलिस में जाना पुलिस में जाना, क्यों क्यों जाना चाहते हो? क्या लगा तुम्हें यहाँ जाना चाहिए इसमें? मतलब लड़कियों लड़कियों का रेप में बहुत होता है। हाँ, लड़कियों के साथ गलत काम होते हैं गलत और गलत लड़की काम आवाज़ नहीं उठा पाती है ना, उसी लिए जाना चाहते हो ना? और अनपढ़ लोग ने, गरीब लोग होते हैं, उन्हें दबा देते हैं। कोई लोग तो अमीर होते हैं, वो इसलिए गलत के तरफ आवाज़ उठाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है जैसे तुम्हारी बहन की बात बता रहे हो, पढ़ने में वो ठीक है, सरकार को क्या मदद करनी चाहिए उस जगह आके, क्या कहाँ खड़े रहना चाहिए सरकार को? सरकार की कोई जवाबदेही है, आप क्यों समझते हो? जिम्मेदारी है सरकार की? क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या समझा? मतलब मेरी दीदी के पास स्कूटी नहीं है, वो अकेली जाती है, तो स्कूटी दिलवा सकते हैं। हम्म, बिल्कुल ऐसे परिवार को मदद कर सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? कितनी पढ़ते हो तुम? नब्बी। 9वीं पढ़ते हो। आपने क्या सीखा यहाँ आकर? क्या सीखा? हमारे विद्यालय में खेल मैदान चाहिए, हाँ हाँ। शौचालय साफ होना चाहिए, अरे इधर आओ ना। स्कूल में पेड़ नहीं सैनिटरी पैड नहीं। तो कई छोटी छोटी ऐसी समस्याएं हैं जो आज ये 2 दिवसीय कार्यशाला जो है वो चल रही है, और इस सभी समस्याओं को देखते हुए हमारे पास बीच में नलीमा बारना जी हैं जो संस्था भी चलाते हैं, और ये बच्चों का और महिलाओं के क्षेत्र में एक अच्छा काम आपका रहा है। थोड़ा सा ये आज की जो कार्यशाला हो रही है क्यों ज़रूरी है? इसमें जो सरकार द्वारा बच्चों के लिए जो अधिकार है, उनके विषय में उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उनके क्या अधिकार है, इसलिए हम लोग उसका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग एक बच्चों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग एक योजना बना रहे हैं। फिर वो योजना बनाकर हम सरकार के पास भेजा जाएगा, जिसमें बच्चों के लिए कौन कौन सी चीज़ें लागू की जाए, कौन कौन से नियम उनके लिए बनाए जाएं। तो इस पे आज हमारी कार्यशाला 2 दिवसीय है, 11-12, और हम लोग इसमें प्रतिभागी हैं। संविधान में सबसे बड़ी प्राथमिकता बच्चों को दी गई, फिर क्यों हमें ये इस तरह से कार्यशाला, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी क्यों मजबूत नहीं हो रही है? क्योंकि इसको लागू तो कर देते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए बार बार ये स्कीमें बनाई जाती है और उसका पालन नहीं किया जाता है। क्या लग रहा है आपको इस तरह की कार्यशाला आयोजित कर क्या क्या बदलाव आप देख सकते हैं, या कुछ नहीं होगा बस? नहीं, कुछ तो बदलाव होगा भाई, कुछ ना कुछ तो बदलाव होना ही है इसमें। हाँ। क्या मुख्यमंत्री जी की ये योजना, मोबाइल देने वाली लड़कियों को, किशोरियों को योजनाएं हैं, क्या ये कहीं नीम का पत्थर साबित होगी? नहीं, मोबाइल देने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा, तो मोबाइल को रिचार्ज कराना भी पड़ेगा, उसकी आर्थिक स्थिति में और प्रॉब्लम आएगी। तो अगर सरकार चाहती तो महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उनको सिलाई मशीन या उनको ऐसे किट्स देती ना कि वो स्वावलंबन बन जाते। तो मैं मोबाइल वाला सिस्टम से ना खुश हूँ। बच्चों को मिला है तो बच्चे कहीं इससे, शिक्षा से कहीं ये सकारात्मक तरीके से चलाए तो क्या लग रहा है ये उन्नति का काम करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे सकारात्मक, उसका मिसयूज भी होता है, काफ़ी जगह उसका मिसयूज होते भी देखा है हम लोगों ने। तो ऐसा नहीं है, जो बच्चे चाहेंगे तो उसका यूज़ भी करेंगे और कुछ बच्चे चाहेंगे तो उसका मिसयूज भी करेंगे। क्योंकि आस्था ट्रेनिंग सेंटर से आज बाल सुरक्षा नेटवर्क के द्वारा बच्चों की लोकतंत्र में भागीदारी को लेकर आज ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बड़ी सौभाग्य की बात है, इस बार बच्चे और किशोरियां भी इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रही है। आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या लोकतंत्र में क्यों भागीदारी निभानी चाहिए, क्या है ये लोकतंत्र, इसको समझने की हम प्यारेलाल जी से कोशिश करेंगे। प्यारेलाल जी, हमारा जो क्षेत्र है वो पूरा जनजाति का क्षेत्र है, आदिवासी कम्युनिटी ज़्यादा रहती है,
हमारे अपने स्थायी मुद्दे हैं, हमारे स्थायी पारंपरिक त्यौहार है, गौरी है, नृत्य है, वेशभूषा है, शैली है। क्या आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में देखते हुए क्या बच्चों की लोकतंत्र में भागीदारी क्यों जरूरी है? क्या आप सोचते हैं? और अभी जो ट्रेनिंग आपने अटेंड की है उसमें क्या क्या आपने सीखा? जी। इसमें मैंने ये सीखा कि बच्चों को खुला वातावरण मिलना चाहिए और उनको है जो स्वतंत्र होना चाहिए, उनकी माता पिता की और उनकी भी उनके साथ में भागीदारी होनी चाहिए और बच्चों के बोलने की उनको पूरा स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने घर का परिवेश बताया कि घर में बच्चों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए और आज़ादी को लेकर बालिका हमारे साथ, नाम क्या है तुम्हारा? क्या तुमको लगता है कि यहाँ गैप है इस माता पिता की भागीदारी, स्कूल की भागीदारी, पॉलिटिकल लोगों की भागीदारी, सचिव की भागीदारी, एक नेता की भागीदारी, है ना, जिस प्रकार से हम नेता चुनते हैं, विधायक होता है, सरपंच होते हैं, उनकी भागीदारी, तुम क्या समझे हो यहाँ के कौन क्या करता है, उनकी भागीदारी बच्चों में क्या होनी चाहिए, क्या समझ आई? यहाँ आज जो ट्रेनिंग ली है अभी तो तुमने लिखा है उसके ऊपर चार्ट पेपर पे, ठीक है, क्या क्या सीखा है? बाल सुरक्षा का मतलब होता है बच्चों की सुरक्षा। लोकतंत्र में भागीदारी का मतलब होता है बच्चों की लोकतंत्र में भागीदारी। हम भी नेता बनेंगे, है ना, हमें भी संविधान की जानकारी होनी चाहिए, हमें भी जो संविधान का ढांचा है उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये और बदलाव होना चाहिए? सुरक्षा लड़कियों की कितनी होनी चाहिए, लड़कों की सुरक्षा क्या होनी है? हाँ ना, नालंदा शिक्षा संस्थान में 2 दिवसीय बाल सुरक्षा नेटवर्क को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला चल रही है और लोकतंत्र में बच्चों की भागीदारी और बाल सुरक्षा नेटवर्क, आखिर ये बाल सुरक्षा है क्या, क्या ये जो है पूरा मुद्दा है, उसको सही समझने के लिए हमारे बीच में एडवोकेट एवं पत्रकार साथी हमारे हरीश पालीवाल, जो कि इस समाज के बच्चों में, महिलाओं में, वृद्धों में हर जगह जाकर आप कहीं न कहीं कानूनी जानकारी आप देते हैं। इसके साथ साथ वो जानकारियाँ जो जनता तक नहीं पहुंचती, जिनको बारे में जानकारी नहीं, वो भी आप अवगत कराते हैं। स्वागत है आपका। जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। और जैसा कि आज इशू है बच्चों की लोकतंत्र में, वही देश समृद्ध हो सकता है, वही देश सशक्त हो सकता है, वही देश राष्ट्र सक्षम हो सकता है जिस देश में बच्चे सुरक्षित हो, बच्चों की अधिकार सुरक्षित हो, बच्चों के राइट सुरक्षित हो। और आज इस मुद्दे पर जहाँ बात चल रही है और इस मुद्दों पर जहाँ पूरे संभाग भर से बच्चे और बच्चियाँ आई हैं 2 दिवसीय इस कार्यशाला में, इनको विभिन्न मुद्दों पर, इनके अवेयरनेस के बारे में, इनकी जागरूकता के बारे में, समृद्ध राष्ट्र के बारे में, मुख्य धारा में जोड़ने के बारे में, शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के बारे में और सामाजिक बुराइयों के बहाने को हटाने के बारे में विभिन्न सत्रों में इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और कल 12 बजे सारी बच्चियां जो लोकतंत्र को मजबूत बना सकती है उस पर अपने अपने विचार को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वर्कशॉप जो है बच्चों के हित में काफ़ी अच्छी रहेगी और इससे बच्चियां इस प्रशिक्षण के बाद अपने क्षेत्र में जाकर अन्य जो इस ट्रेनिंग में नहीं आ सके उनको जागरूक कर पाएगी। सरकारी ढांचा क्या ये इस मुहिम को स्वीकार करेगा? आपको क्या लगता है? देश में कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो सरकारें लोकतंत्र में इन्हीं स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा बनाए गए मास्टर प्लान्स को अपनी योजनाओं में शामिल करती है, उनके मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाती है और उन्हीं पर उनके लिए नियम और कानून बनने के बाद वो संविधान में शामिल होते हैं। कई सालों से हम बाल सुरक्षा की बात करते आ रहे हैं। आपने याद होगा जब 5 साल की पीड़िता के साथ दिल्ली में जब हुआ था, जब पोस्को एक्ट कानून, एक बड़ी भागीदारी सबकी रही है। क्या कानून मजबूत बनाने की जरूरत है या संस्कारवान बनाने की जरूरत है? 2012 में जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, उसके बाद बच्चों के का जो पोस्को एक्ट है उसमें काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किया गया और उसकी सुनवाई में, सपोर्ट पर्सन में और केस स्कीम में लेकर इन मुद्दों को तेज़ी से न्याय दिलाया गया। लेकिन बात समाज में कानून को सशक्त बनाने के साथ परिवारों में पलने वाले बच्चे और बच्चियों को भी संस्कारवान बनाने की है कि वो रिश्तों की मर्यादा को समझे, रिश्तों की अहमियत को समझे और अगर किसी विषम परिस्थिति में लड़की को देखे तो उसका शोषण न करे बल्कि उसकी सपोर्ट करे, मदद करे। ऐसी जागरूकता वाली छोटी छोटी फिल्में बननी चाहिए, चैनल्स पे आनी चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए और जो चीज़ें वायरल हो रही हैं उन वायरल में उनके अवेयरनेस से मुद्दे हैं वो आगे आने चाहिए। क्या घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए?
घटनाएं समाज का दर्पण है। अगर घटनाएं घटने के बाद भी हम जागरूक नहीं होते, संवेदनशील नहीं होते हैं, तो हम इस समाज को सशक्त नहीं बना सकते। घटनाओं से ही हमें सीखने को मिलता है और इसी से हम उन मुद्दों को के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। धन्यवाद। आस्था संस्थान में 2 दिवसीय बाल सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय ये पूरी सेमिनार, बैठक आयोजित, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्या कुछ मुद्दे इसमें निकल के आ रहे हैं, क्या कुछ सरकारों को हमको सुझाव देने हैं? आइए, स्वागत है, आपका परिचय देके फिर हम आगे शुरू करेंगे। जी, मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र और मैं जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान का सदस्य। और आज जो ये 2 दिन की ये संवाद स्तरीय बच्चों का समागम है यहाँ पर, इसमें मुख्य रूप से बात यही है कि जो अब आने वाले राज्य के चुनाव हैं, उसमें जो मांग पत्र बनाएंगे अलग अलग राजनीतिक दल, तो उन राजनीतिक दलों के मांग पत्र में बच्चों से संबंधित क्या क्या मांगे हों। हाँ, और इन मांग के लिए जो मुख्य बातें जिसके ऊपर चर्चा हुई वो ये कि उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके पोषण से संबंधित, उनकी साफ सफाई से संबंधित, उनकी शिक्षा से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित, इन सब अलग अलग विषयों पर क्या करने की आवश्यकता है और उसको किस प्रकार से वो मांग के रूप में रखा जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। पिछले लंबे समय से बाल सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। आखिर इस 2-4 साल में ऐसा क्या परिवर्तन आया है? बच्चों को लेकर हम बहुत गंभीर होने लगे। क्या घटनाओं से हमने सीख ले रहे हैं? निश्चित रूप से घटनाएं पहले भी शायद हो रही होंगी, पर अब ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, ज़्यादा उनकी जानकारी मिल रही है। और क्योंकि ज़्यादा जानकारी मिल रही है तो निश्चित है कि उसके लिए चिंतित होना आवश्यक भी है। और जो उसके लिए निवारक कदम होने की ज़रूरत है, मतलब उसको रोकने की, रोकथाम करने की जो ज़रूरत है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी ज़रूरत के आधार पर पिछले 3-4 सालों से ये बाल संरक्षण अभियान जो चल रहा है वो निरंतर कार्य कर रहा है। और उसके कार्य करने का ही परिणाम है कि सरकार ने अनेकों चीज़ें प्रारंभ की हैं जो बाल सुरक्षा, बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य उनसे संबंधित है। और अभी भी यही उद्देश्य है और इसमें उद्देश्य जो है वो मुख्य रूप से यही है कि बच्चे आएँ। तो आज के समागम में लगभग जो उदयपुर संभाग के जितने भी ज़िले हैं उनमें हर ज़िले से थोड़े थोड़े बच्चे, लड़के लड़कियां, किशोर वय के भाग ले रहे हैं और उनको एक उन्मुक्त वातावरण मिल रहा है। उस वातावरण के अंदर वो अपनी अपनी बात खुद भी स्वयं कह रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, किस प्रकार से चाहते हैं। क्या दिल्ली वाली जो घटना हुई थी 2012, उसके बाद एक क्रांति आई है, हम कह सकते हैं? उसके बाद देखिए नया नियम तो आ ही गया है, पॉक्सो आ गया है और उसके बाद से एक जागृति तो निश्चित रूप से आई है और व्यवस्थाएं लेकिन काफ़ी भीलवाड़ा की घटना ने फिर एक बार निचोड़ के रख दिया। निश्चित रूप से, मतलब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं यह भी प्रदर्शित करती हैं कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, उस ताने बाने के अंदर ही कुछ जब तक हम बहुत गहराई से जाके और उसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे, निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि इन घटनाओं का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप यही पाएंगे कि इसके पीछे एक लोगों का लिंग संबंधी सोच में कमी है, फिर आर्थिक रूप से जो असमानताएं हैं वो भी इसका एक कारण है, कुछ रिलीजियस है वो भी कारण है, फिर जिस तरह का आज प्रचार प्रसार हो रहा है ख़ासतौर से जो हमारे सोशल मीडिया है उसके माध्यम से, वो भी किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण से परिस्थितियाँ बदल रही हैं। एक तो जो 2012 में हुआ या भीलवाड़ा में हुआ उसका इतना व्यापक हुआ तो उसके व्यापक उसकी जानकारी लोगों के बीच उपलब्ध हुई तो उसके कारण से परिवर्तन तो आने लगे हैं, पर अभी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। क्या समाज में जागरूक व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है? आपको क्या लगता है कि उसका भूमिका बहुत ज़्यादा है? जागरूक व्यक्ति की तो हमेशा ही आवश्यकता है, पर जागरूकता किस प्रकार की, मतलब जागरूकता में उसकी एक लैंगिक समझ होनी चाहिए, उसकी एक बौद्धिक समझ होनी चाहिए, उसकी इस तरह की समझ होनी चाहिए कि वो देख सके इस चीज़ को
कि किस प्रकार से क्या परिस्थितियों के कारण ये हो रही हैं घटनाएं, और उन घटनाओं को बदलने के लिए, ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो उनकी, उसको लिए क्या कदम उठाए जाएं, किस तरह के कदम उठाए जाएं, और व्यापक पैमाने पे क्या कदम उठाए जाएं, और जो स्थान विशेष है वहाँ पर क्या कदम उठाए जाएं। जी, हमारे साथ में कुछ बच्चे हैं जो ब्लाइंड कैटेगरी के बच्चे हैं। हाँ। जो भी योजनाएं बनती, क्या भारत के तमाम जितने भी कैटेगरी के बच्चे अलग अलग प्रकार से सब खंड में होनी चाहिए, या एक ही तरह की योजना में सम्मिलित किया जाए? बिल्कुल एक तरह की योजना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ये तो। जैसे हम बहुत लंबे समय से ये कह रहे हैं कि एक समान विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। समान विद्यालय से तात्पर्य ये है कि जो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के जो भी विद्यालय है, और विशेष रूप से जो सरकारी विद्यालय है, उसी में सबके बच्चे पढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निजी स्कूल है, बहुत पैसा दे के माता पिता उनमें अपने बच्चों को भर्ती करा दें, और जो गरीब हैं, तो उसके कारण से क्या होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सबको समान अवसर नहीं मिलता है। तो समान अवसर दिलाने की बहुत आवश्यकता है। और अगर हमको एक ही पीढ़ी में बदलाव करना है या 2 ही पीढ़ी में बदलाव करना है, और ये जो इस तरह की अव्यवस्था है, और जिसके कारण से बहुत बड़ी संख्या हमारे बच्चों की जो शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से कमज़ोर रह जाते हैं, उसको अगर हमको बदलना है तो बहुत आवश्यकता है कि इसको बदला जाए और समान अवसर सबको उपलब्ध हो। और वो तभी संभव है जब सबके बच्चे एक ही तरह के विद्यालयों में पढ़ने जाएं, उनको एक ही तरह की व्यवस्था उपलब्ध हो। जी, हमारे बीच में कुछ लाइन। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम भावेश देसाई है। आपने कुछ बात रखी थी और अच्छी रखी थी, खुल के रखी थी, थोड़ा विस्तार से बताइए क्या बात आज सदन में? हाँ। विशेष रूप से मैं दिव्यांग श्रेणी से हूँ, और मैंने आज जो अपनी बातें रखी वो दिव्यांगजनों के उत्थान अर्थात विशेष रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु थी। और विशेष रूप से दिव्यांगजनों के समक्ष जो चुनौतियाँ आती है, उन चुनौतियों से उभरने के लिए सरकारें क्या कुछ कर सकती है, उन विषयों पर मैंने अपनी बात रखी थी। जी, आज हम देख रहे हैं कि सरकारें देख नहीं पा रही हैं, सरकारें बच्चों तक पहुंच नहीं है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सरकार का शिक्षा की ओर ध्यान कम होता जा रहा है, और महंगे जो संसाधन है उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा जा रहा है। आप क्या कुछ इस घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि आपने पूरी बात को बहुत ध्यान से सुना? मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि सरकार को एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए जो विकास उन्मुखी हो, क्योंकि सरकार जो वर्तमान रवैया अपना रही है, निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि महंगे संसाधनों की तरफ ध्यान दे रही है, तो उनसे बच्चों की जो बेसिक जो नीड्स होती है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये निश्चित रूप से एक बच्चों के आने वाले जीवन के लिए ये खतरा साबित हो सकता है। तो सरकार को इस विषय में अधिक ध्यान देना चाहिए कि जिनसे बच्चों की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो सके। सरकारी नौकरी पाना हर किसी की चाहत है, हर कोई सरकारी नौकरी के लिए लाखों करोड़ों की घूस देना चाहता है और सरकारी नौकरी पाना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारी तंत्र में ऐसे लोग आने चाहिए जो एकदम सेवा करने के लिए आए। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग उसमें होने चाहिए? निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए, परंतु वर्तमान स्थिति ये है कि सेवा ही नहीं अपितु ऐसे उसके लिए कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि देखिए सेवा तो सब कहेंगे कि हम अगर सरकारी तंत्र में आएंगे तो हम सेवा करेंगे, पर उसका कोई पैमाना तय होना चाहिए और जिससे ये स्पष्ट किया जा सके कि हाँ अब जो आएंगे वो सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस तरह की योजनाएं चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि दिव्यांगों के लिए ये योजनाएं होनी चाहिए? मैं विशेष रूप से सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि दिव्यांगजनों को समावेशी शिक्षा के तहत सामान्य विद्यालयों में आसानी से एडमिशन मिल जाना चाहिए, जो कि हमारे कई दिव्यांग साथियों के साथ नहीं होता है। और विशेष रूप से मैं ये चाहता हूँ कि दिव्यांगजनों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जो उनके लिए सूटेबल हो। अगर ऐसा वातावरण मिलता है तो दिव्यांगजन अपने आप को सामान्य महसूस कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक छोटी सी चीज़ आपके समक्ष और रखना चाहता हूँ। स्वागत है। मैं VI चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ राजस्थान से हूँ और हमारा जो ये संस्थान है
ये स्पेशली जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए श्रुति लेखक के लिए कार्य करता है। तो मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि हर विद्यालय में कोई ऐसा नोटिस हो जिससे विद्यालय के प्रधानाचार्य जो है वो नेत्रहीन बच्चों को अपने स्कूल से श्रुति लेखक उपलब्ध करा सके। अच्छा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यशाला में भाग लिया और हम सभी ट्रेड यूनियन की तरफ से आपको फेडरेशन की तरफ से धन्यवाद देते हैं। ये संयोजक बाल सुरक्षा नेटवर्क जयपुर आज ये आस्था संस्थान परिसर में खासतौर से लोकतंत्र में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर के और जो राजस्थान प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनके पार्टियों के मैनिफेस्टो में खासतौर से बच्चों की समस्याएं और बच्चों के मुद्दों को शामिल करने को लेकर ये 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आस्था प्रशिक्षण केंद्र में किया गया है। इस कार्यशाला में बाल सुरक्षा नेटवर्क की सहभागी संस्थाएं जो जयपुर संभाग के 5 जिलों से हैं उनके लगभग 150 बच्चे और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसी के साथ जो नेटवर्क की सहयोगी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं उनके वॉलंटियर्स, उनके कार्यकर्ता और उनके संस्था प्रधान इसमें आए हुए हैं। कार्यशाला के प्रथम दिन में 2 पैरेलल ग्रुप बनाए गए। एक बच्चों का समूह जिसमें बच्चों से संबंधित समस्याओं पर बाल विशेषज्ञों के द्वारा अलग अलग विधाओं के माध्यम से बच्चों के मुद्दों को चिन्हित किया गया और अब बच्चे उसका एक साझा मांग पत्र बनाएंगे। इसी तरह से जो संस्थाओं से वॉलंटियर्स आए हैं, संस्था प्रधान आए हैं, उनके एक ग्रुप डिस्कशन हुई जिसमें उनका क्या अनुभव है बच्चों के मुद्दों को लेकर के, किस तरह के बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, बच्चों की सहभागिता को लेकर के और बाल सुरक्षा को लेकर के जो मुद्दे हैं उन पर मंथन हुआ और एक साझा मांग पत्र तैयार किया जाएगा। ये दोनों जो इस तरह के मांग पत्र बनने वाले हैं, कल हमने कांग्रेस प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी, आप प्रतिनिधि, अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को नेटवर्क और साझा लोक मंच की तरफ से, साझा लोक अभियान की तरफ से आमंत्रित किया है और उन प्रतिनिधियों के समक्ष बच्चों के द्वारा ये साझा मांग पत्र शेयर किए जाएंगे। और इस पूरे 10वें अभियान की ये मंशा है कि इन सारे मांग पत्रों के आधार पर पार्टी प्रतिनिधि जो आ रहे हैं वो इन मांग पत्रों को अपने मैनिफेस्टो के निर्माण के समय में इनको शामिल करें और सरकार नीतिगत रूप से इन समस्याओं को जब अपने एजेंडे को लागू करें तब पूरा करें। जी मैम, स्वागत है। संभाग स्तरीय नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीटी जैन है, पूर्व चेयरपर्सन CWC और वर्तमान में मैं दिव्यांग संस्था की फाउंडर हूँ। एक्चुअली ये जो 2 दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला चल रही है इसमें लोकतंत्र में बच्चों की भागीदारी पे कार्य हो रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जितनी भी हमारी संस्थाएं सभी मिलकर जो काम कर रही है बच्चों के, खास करके बच्चों के क्षेत्र में, तो बच्चों के लिए, बच्चों के क्षेत्र में भले वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर दूसरे कोई भी मुद्दे हैं, तो बच्चों से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं वो आज जो वर्कशॉप हुई है, दिन भर की जो कार्यशाला है, उस कार्यशाला में सभी ने अपने अपने टीम बनाई थी और 3-4 टीम बनाई थी और टीम ने अपने अपने विचार रखे जिसमें सभी चीज़ें निकल के आई थी। हम लोग कुल मिला के ये देख रहे हैं कि जो CNCP बच्चे होते हैं तो वो जो देखभाल और संरक्षण वाले बच्चे, उनमें उन बच्चों को और बच्चों की एजुकेशन पे और बच्चों के लिए स्वास्थ्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसमें हम कैसे हल किया, कुल मिला के सरकार तक हम अपनी आवाज़ कैसे पहुंचा सकते हैं और बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर काम हो ये कैसे कर सकते हैं। आपने लंबा समय तक बच्चों में इस फील्ड में काम किया है, आपको क्या लगता है कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए? बच्चों के जो मुद्दा है बाल सुरक्षा नेटवर्क को लेकर हम जो कार्यशाला कर रहे हैं, आप लंबा अनुभवी है, आपको अच्छा है, तो क्या आपने विसंगतियाँ इसमें देखी और क्या करना चाहिए? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो मेन जो बात है सरकार के लेवल पे कि वो जो देख काम तो बहुत सारे हो रहे हैं, सारी संस्थाएं रूरली लेवल पे बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करिए, लेकिन जब तक सरकारी तंत्र की तरफ से अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा और जब तक सरकार की तरफ से उस पर मोहर नहीं लगेगी कि बच्चों के लिए निश्चित रूप से काम होना चाहिए, चाहे वो कमेटी गठित होने की हो, चाहे ग्राम लेवल पे हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, बच्चों की तरफ से बच्चों के लिए बेहतर काम करने की ज़रूरत है। तो ये सभी काम जब तक अमली जामा इसको सरकार नहीं पहनाएगी और वहाँ से पुख्ता नहीं होगा तब तक काम नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ इसीलिए सभी संस्थाएं मिलकर एकजुट होकर ये काम कर रही है कि कार्यशाला के माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाएँ और वहाँ से जो है पुख्ता रूप से बच्चों के लिए निश्चित तौर पर काम हो सके। गामठ महान सेवा संस्थान उदयपुर और बाल सुरक्षा नेटवर्क एवं साझा अभियान के माध्यम से 10वां जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है, मुख्य रूप से यह कार्यक्रम विधानसभा चुनाव से पहले 2008, 2013, 2019 और अभी
2023 के लिए सभी मतलब विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित करके बच्चों के जो मुद्दे हैं विकास के क्षेत्र में बच्चों की सहभागिताओं को किस तरह से पार्टी राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने मैनिफेस्टो में उसको सम्मिलित करें और अपने विकास का जो दृष्टिकोण जो है वो बच्चों को मद्देनजर में रख करके उस घोषणा पत्र को बनाएं। तो राजनीतिक दलों को एवं अभिभावकों को इस बच्चों के मुद्दों पर संवेदनशील करने के लिए उनको अवगत कराने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें बाल सुरक्षा नेटवर्क की करीब उदयपुर संभाग की 16 संस्थाओं के प्रतिभागी करीब 150 प्रतिभागी इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित हुए हैं और बच्चों से जुड़े हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके पोषण को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, उनके सहभागिताओं को लेकर के एवं बच्चे के विकास को जो आयाम प्रभावित करते हैं उन सब मुद्दों पर बहुत गहनता से अलग अलग विषय विशेषज्ञों के माध्यम से समूह चर्चाओं के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करके उसको एक संयुक्त घोषणा पत्र बना करके हम कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे बीच में होंगे। हम उन प्रतिनिधियों को बच्चों के मुद्दों से पूरा अपडेट भी करेंगे और हमारा जो घोषणा पत्र है उनको सौंप करके हमारा निवेदन रहेगा कि राजनीतिक दल विधानसभा का जो चुनाव है उसमें इन मुद्दों को सम्मिलित करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी अहम भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में धन्यवाद। विद्यालय से बच्चों को शासन सुरक्षित नहीं होने का डर और अधिक जरूरी वह पूरी सड़क का होना। सड़क सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षित होनी चाहिए, वाहनों की व्यवस्था होनी चाहिए। लड़कियों को अपहरण और बलात्कार का डर। ऐसी स्थिति में सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को सोशल मीडिया पर चल रही गलत लिंकों को बंद करवाना चाहिए जिससे बेरोजगार जैसी समस्याओं को रोका जा सके। विद्यालय से घर के रास्ते मिट्टी या घास फूस को होना। घर से विद्यालय के रास्ते जो घास फूस है उसको काट के साफ करना चाहिए। नदी और पुलिया निर्माण करना चाहिए। रिश्तेदारों से असुरक्षा की समस्या। ऐसी समस्या होने पर सर्वप्रथम अपने माता पिता को इस समस्या से अवगत कराना चाहिए। ऐसी समस्या होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन और संबंधित कानून की सहायता से शिकायत दर्ज करनी चाहिए। हमने इतनी सारी समस्या तो बता दी, लेकिन एक जो मेन समस्या है वो एजुकेशन के बारे में मैं बोलने वाली हूँ। वो आप एजुकेशन में जोड़ सकते हैं। हमारे स्कूल में 12th क्लासेस है लेकिन 360 बच्चे, लेकिन अध्यापकगण है 6, उसमें पीटीआई को जोड़कर हमने इतनी सारी समस्या बताई। लेकिन मेन जो हमारे शिक्षा के बारे में वो तो टीचर हैं जो हमें पढ़ाते हैं, लेकिन वो ही नहीं है तो शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर ग्रामीणों में वहाँ पर टीचर बहुत कम होते हैं। पीटीआई सर जिन्हें स्पोर्ट्स को होना चाहिए वो हमें स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इससे स्पोर्ट्स में भी हमें नुकसान हो रहा है और टीचर जो हमें पढ़ा रहे हैं उसमें नुकसान हो रहा है। हमें जो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल भी नहीं है और वाइस प्रिंसिपल भी नहीं है, इससे हमारे जो नॉर्मल टीचर्स हैं उन्हें ही सारा काम करना पड़ रहा है, जिससे वो हमें सही से पढ़ा भी नहीं पा रहे और स्पोर्ट्स में भी हम ध्यान नहीं लगा पा रहे। और ज़्यादातर बच्चों देखा होगा आपने कि जो गाँव के बच्चे हैं वो और शिक्षित रहता है, वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते क्योंकि कोई पढ़ाने वाला ही नहीं हो तो पढ़ेंगे कैसे। उनकी चाह होती है कि पढ़े लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि उनके स्कूल में टीचर ही नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर टीचर होने चाहिए। सेमाल सेमाल
है, लेकिन 5 टीचर है और 1 टीचर सीमान SEMAN। 10 साल से हम यहाँ बोल रहे हैं कि टीचर्स मतलब जो लेवल गाड़ी भी नहीं। हाँ मेन रोड से आगे है और हमारी स्कूल में ना मतलब मामली ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट गाँव मतलब है ना हमारे विलेज से हमें खिलाते नहीं है, ग्राउंड भी इतना बड़ा नहीं है और हमें ना वो सब बढ़ाते और ना ही तो खिलाते और खेलने की सामग्री भी नहीं है वहाँ। और हमें जब मैं ना फतेहनगर स्कूल में आई तो वहाँ बाथरूम में एक टॉयलेट की सफाई नहीं है, पूरी गंदगी है और हम वहाँ पे टॉयलेट भी करते और ना आते जब घर पे आते और जाते सब घर पे बैठते और ना तो स्कूल में झाड़ू भी नहीं निकाला जाता है और स्कूल को छोड़ते हैं, ना ग्राउंड है ना प्लेस है और ना ही वहाँ पे हर विषय के टीचर है। ये समस्या भाई जी जो है वो हर स्कूलों में भाई जी जो साफ सफाई में होते हैं वो भी हम बच्चों को करने पड़ता है। सब दरिया बिछानी या फिर साफ सफाई की होती है वो सरकारी स्कूलों में बच्चों की करनी होती है। इसमें आधा घंटा वेस्ट हमारा होता है। 7:30 की स्कूल है 8 बजे तक हमारा टाइमलाइन होती है कि 8 से जो फर्स्ट पीरियड चालू होता है उसमें हमें क्वेश्चन करना होता है। गीता स्कूल वो सर के जाते हैं बहुत क्लास में बने हैं कोई दो टीचर हाँ मतलब वो नहीं है मतलब जमीन वगैरह सब है और आज तक मतलब ग्राउंड का मैदान नहीं बनाया है। यस हम क्रिकेट सब खेल रहे थे, क्रिकेट वगैरह सब खेलते हैं। हमारी जो प्लास्टिक की बॉल आती है उसमें मतलब गोगुल डाले जाते हैं, वो साइकिल के छड़े होते हैं वो डाल के तो उससे हमारी आवाज आती है, उससे आवाज सुनते हम खेल रहे थे। Sir, he's right. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm a player of Rajasthan team. That's why he's right. We can play cricket and chess and all of those things. एक सबके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, मैडम पूछना चाह रही है, तुम लोग में से हाथ उठाओ, सब लोग में से हाथ उठा रहे हैं उससे जो अपने स्कूल में पढ़ाई टीचर व्यवस्था से खुश है। जितना ऐसा कोई ऐसा बच्चा है जो अपने स्कूल के पढ़ाई या टीचर की व्यवस्था से खुश है। मैं जाते नहीं बहुत अच्छा है जिसमें सारे टीचर हैं, अच्छे से पढ़ाई होती है। ऐसा अगर है तो हाथ उठाओ और ऐसा नहीं है तो हाथ मत उठाओ। कौन सी क्लास में बताओ? पंड्या पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग और संरक्षक बाल सुरक्षा नेटवर्क। अभी जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बहुत जल्द राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो हमारे विधानसभा के चुनाव हो या कुछ समय बाद होने वाले लोकसभा के चुनाव हो। तो इन विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र को तैयार करते हैं। तो हमने एक मुहिम छेड़ी है जिसमें सभी विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ जिनके लिए बात हो रही है वो सारे बच्चे हैं। तो पूरे संभाग के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। 2 दिन का मंथन चल रहा है इस कार्यशाला में और उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस कार्यशाला के माध्यम से वो मुख्य मुद्दे निकल कर आएँ जो विभिन्न राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करेंगे। क्योंकि कई बार 18 वर्ष से कम ये हमारे जो बच्चे हैं ये कई बार वोटर न होने के कारण इनके जो मुद्दे हैं जिस स्थिति में आने चाहिए वो नहीं आ पाते। इसलिए एक पहल दशम के नाम से करी है जिसमें राजस्थान बाल अधिकार साझा अभियान, यूनिसेफ और कई सारे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी साथ में जुड़े हुए हैं। और इस चर्चा के माध्यम से बच्चे विभिन्न गतिविधियों में अलग अलग ग्रुप्स में ट्राइबल एरिया की, जनजातीय और ग्रामीण अंचल की जो समस्या हैं उनको उजागर कर रहे हैं
कल इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई सारे जनप्रतिनिधि जुड़ेंगे, सभी राजनीतिक दलों के, और उनके सामने ये बच्चे मुद्दे रखेंगे कि हमारे ये प्रमुख मुद्दे हैं जो आपके घोषणा पत्र में सम्मिलित होने चाहिए। बच्चों को लेकर तो आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, कई रेस्क्यू आपने किए हैं, बच्चों के बारे में शायद आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। क्या उन समस्याओं से हम उभरे ही नहीं कि हम राजनीतिक मुद्दों को वापस लेके चल रहे हैं, बच्चों की भागीदारी की बात कर रहे हैं हम? पहले वाले मुद्दे पे भी चर्चा करनी चाहिए और इस पे भी, क्या आपको लगता है दोनों ही मुद्दे हमारे लिए गंभीर है? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों ही मुद्दे हमारे लिए गंभीर हैं। बाल श्रम की समस्या का समाधान हो, चाहे बाल दुर्व्यापार हो, इन सभी मुद्दों के समाधान के लिए ये आवश्यक है कि जो भी सरकार हो, उस सरकार की प्राथमिकता में ये मुद्दे आने चाहिए। और ये एक मैनिफेस्टो में उन मुद्दों का जुड़ना उसी कड़ी में एक शुरुआत है। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में अगर मुद्दा लेती है कि हम लोग बाल श्रम को जड़ से खत्म करेंगे, नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और बच्चों का बेहतर पुनर्वास भी करेंगे, तो डेफिनेटली जब वो सरकार बनती है तो हमारे जैसे लोग एडवोकेसी करेंगे कि आपका ये बात मैनिफेस्टो में थी, इन बच्चों को इनके अधिकार मिलने चाहिए। तो उसी जो पहले भी सारे प्रयास हुए हैं, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति संस्था अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में वो सारे काम नहीं कर सकता, ये काम सरकार का है, कानून का है और उसके अंतर्गत होना चाहिए। तो उसी दिशा में हम लोग ये पहल कर रहे हैं ताकि सरकारों की प्राथमिकता में ये चीज़ें सारी निकल कर आए। चाइल्ड लाइन का शक्तियाँ वापस ले ली गई है, क्या लग रहा है आपको? बच्चों के साथ ये भी भेदभाव हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल, ये भी एक प्रशासनिक और सरकार का निर्णय है जिसके माध्यम से पूरे जो राष्ट्र में इतने लंबे समय से जो चाइल्ड हेल्पलाइन चल रही थी, वो चाइल्ड हेल्पलाइन को लेने के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को शक्तियाँ प्रदान करी हैं। अब राज्य सरकार उन चाइल्ड लाइन को अपने स्तर से, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से संचालित करवाए, चाहे किसी कंपनी के माध्यम से करे, उस सारी प्रक्रियाओं पर भी मंथन चल रहा है। तो इस मैनिफेस्टो में ये बिंदु निकल कर आया है कि जो अच्छी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को बच्चों की चाइल्ड हेल्पलाइन चलाने का अवसर दिया जाना चाहिए। देश में हो रहे गंभीर मुद्दे, भीलवाड़ा मुद्दा हमारे साथ में उदाहरण है, मावली का मुद्दा उदाहरण है, और ये जब 2012 में जब छोटी सी बालिका के साथ जब गैंगरेप हुआ था, तब हमें समझ बनी कि ये मुद्दा बढ़े। आज दिन तक अंकुश नहीं लग रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? और क्या सरकार की नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है या लोगों में बदलाव की जरूरत है? देखिए, मुख्य रूप से तो बात ये है कि 18 वर्ष से कम चाहे बालक हो चाहे बालिका, उनके साथ किसी भी तरह की यौन हिंसा हो, उसको लेकर हमारे भारत राष्ट्र में एक मजबूत कानून बना और वर्ष 2012 में ही बना। आप जैसे और मीडिया की और सबकी हो रही सक्रियता और ये मुद्दा संसद तक गया और एक कानून बनकर आया जिसको हम जानते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, पोक्सो एक्ट के नाम से। पोक्सो एक्ट आ जाने के बाद आप देखिए कितने ही ऐसे मामले हैं जो बहुत छोटे बड़े मामले में पहले उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, अब उनकी एफआईआर दर्ज होने लगी। दुष्कर्म तो बहुत बड़ा गंभीर मामला है, लेकिन बच्चों के साथ चाहे छेड़छाड़ हो, स्कूल के बाहर बच्चियों को परेशान होना हो, इन सारे मुद्दों पर आप देखिए आज तारीख में अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज होने लगी है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रकाशन हमें अखबारों में देखने को मिला। तो इसके दो कारण मैं समझता हूँ। पहला तो ये, पहले ये सब मामले शायद कई बार सामने ही नहीं आते थे, रिपोर्ट नहीं होते थे, लेकिन अब पोक्सो एक्ट आ जाने के बाद रिपोर्टिंग मैंडेट हो गई, तो एफआईआर जैसे दर्ज होती है तो वो मामला कहीं ना कहीं मीडिया और सब चीज़ों की जगह पर उजागर होता है। तो एक बात ये भी है कि कहीं की जागरूकता बढ़ी है और अब लोग ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने लगे। नंबर 2, निश्चित रूप से यदि ऐसे मामले बढ़ रहे हैं तो चाहे वो सरकार हो, चाहे एक स्वयंसेवी संस्था हो, चाहे कोई एक आम व्यक्ति हो, हम सब लोगों को मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा, तभी एक बाल मित्र राजस्थान, बाल मित्र इस राष्ट्र की बात जो हम सोचते हैं वो शायद संभव हो पाए। आखिर 2 दिन इस कार्यशाला में क्या मुद्दे निकलने आने हैं और राजनेता को हम क्या कुछ देने वाले हैं इस बार? देखिए, उस पर तो मंथन अभी चल रहा है। अगर इतना पहले प्री डिसाइडेड होता तो हमें शायद बच्चों को बुला के चर्चा नहीं करनी पड़ती। बच्चे बहुत एक्टिव होके इस सारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी भी अंदर में देख रहा था, कोटला क्षेत्र से आए हुए बच्चों ने अपनी पूरी प्रस्तुति दी कि वहाँ पर क्या क्या स्कूल की समस्याएं हैं, जहाँ पर अच्छी बात है वो भी निकल कर आ रही है कि ये चीज़ अच्छी है, ये सभी जगह होनी चाहिए, और कहीं पर कोई चुनौतियाँ हैं वो भी निकल कर आ रही हैं। तो मुझे लगता है दिन भर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अच्छे मुद्दे जो शायद हम और आप भी नहीं जानते, वो मुद्दे शायद हमें बच्चे बताएंगे, और उन सारे मुद्दों को हमारी एक विशेषज्ञों की टीम बैठकर उनको एक ड्राफ्ट करेगी और उस ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया जाएगा कल आने वाले जनप्रतिनिधियों के सामने। और बहुत जल्द इसको लेकर एक स्टेट लेवल पर भी बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें मैनिफेस्टो निर्माण की अलग अलग कमेटियां हैं, जो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, कोई भी राजनीतिक दल उन्होंने बनाई है। तो उसमें जो पदाधिकारी हैं उस मैनिफेस्टो कमेटी के, उन तक इस मुद्दे को हम लोग पहुँचाएंगे कि आप लोग इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करें।